हेलो दोस्तों, ऐसी ही मज़ेदार वीडियो सुनने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उस तोते की आवाज़ सुनकर अनिका को काफ़ी अजीब महसूस होने लगा। वैन के दरवाजे पर पाँव रखकर खड़ी अनिका की नज़र जैसे ही लकड़ी के मकान की छत पर गई, अनिका ने देखा जो तोते पैराडाइज इंटरनेशनल होटल की स्वीट में उनसे मिलने आए थे, वो तोते अभी भी अनिका की ओर देखकर कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। उस तोते की तेज आवाज ने अनिका के शरीर में बह रहे खून को कुछ पल के लिए मानो जमा ही दिया था। अनिका को परेशान देखकर रोहित ने अनिका के कंधे पर हाथ रखा और अनिका से कहा, चलो वैन के अंदर बैठो, बच्चे हमारा इंतजार कर रहे हैं। अनिका, ध्यान रखना, बच्चों को ज़्यादा कुछ डिटेल में कहने की ज़रूरत नहीं है, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। ऐसी बातें समझ सके उतनी उनकी उम्र नहीं है। हमें बच्चों को सिर्फ यही कहना है कि अंदर एक एक्सीडेंट हुआ था और बहुत जल्द पेशेंट को बचा लिया जाएगा। अनिका की नज़रें ऊपर बैठे तोते पर जमी हुई थी, मगर अनिका अच्छी तरह से समझ पा रही थी कि रोहित उसे क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। रोहित और अनिका के दोनों बेटे वैसे तो काफ़ी मैच्योर थे, मगर अंदर जो कुछ भी हुआ था वो बातें इस उम्र में उनके साथ शेयर की जा सकें। शायद अब तक उनकी इतनी मैच्योरिटी नहीं आई थी। ऊपर से रोहित नहीं चाहता था कि उनके तीनों बच्चे किसी भी तरह का टेंशन ले। रोहित को अपने तीनों बच्चों की कुछ ज़्यादा ही चिंता हो रही थी। इतने अनिका को पूरी तरह से समझा दिया था। मन ही मन अनिका ने भी ये फैसला कर लिया था कि वो बच्चों को कुछ नहीं बताएगी जो कुछ भी अंदर हुआ था। रोहित के एक गार्ड ने जैसे ही वैन का दरवाज़ा खोला, तीनों बच्चे रोहित और अनिका की ओर दौड़ कर आए और वैन के दरवाजे पर खड़े होकर पूछने लगे, क्या हुआ अंदर? वो तोते हमारी होटल तक क्यों आए थे? रिया ने रोहित की ओर देखकर कहा, बताइए ना डैड, क्या हुआ अंदर? रोहित ने अनिका की ओर देखकर अपना गला साफ करते हुए बच्चों से कहा, कुछ नहीं बच्चों, दरअसल अंदर एक बुरा हादसा हुआ है। अंदर एक बूढ़ी दादी माँ अपनी बेटी के साथ रहती थी और अंदर एक एक्सीडेंट में उन्हें काफ़ी चोट लगी है, मगर उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है और वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। आप लोग फिक्र मत करो। अच्छा हुआ कि वो तोते वक्त पर हमारी होटल पहुँचे और तुम्हारी मम्मा ने ये जान लिया कि उन तोतों को हमारी मदद चाहिए। रोहित के मुंह से ये सारी बातें सुनने के बाद तीनों बच्चों के चेहरे पर गर्व के भाव आ गए। बच्चों को अपनी मम्मा के लिए काफ़ी फख्र महसूस हो रहा था, मगर साथ साथ अनिका के चेहरे पर इतनी फिक्र देखकर बच्चे अब तक यह जान चुके थे कि रोहित जो कुछ भी कह रहा था उसमें पूरी सच्चाई नहीं थी। किसी तरह रोहित ने अनिका को सहारा देकर वैन के अंदर अनिका को सीट पर बैठाया। अनिका गहरी सोच में डूबी हुई थी। जैसे ही तीनों बच्चों को अपनी सीट पर बिठाकर रोहित ने वैन का दरवाज़ा बंद किया, अनिका ने रोहित की ओर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, रुक जाओ रोहित। अनिका की बात सुनने के बाद रोहित हैरान होकर अनिका की ओर देखने लगा। अनिका ने तीनों बच्चों को देखकर आर्यन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आप लोग होटल जाइए, मैं हॉस्पिटल जाकर आती हूँ। ये कहते हुए अनिका ने ना कुछ सोचा न कुछ समझा और सीधे अपनी जगह से उठकर वैन का दरवाज़ा खोलकर बाहर चली गई। अनिका को इस तरह तेजी से जाते हुए देखकर रोहित की भी समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करे। रोहित ने हड़बड़ाहट में बच्चों की ओर देखकर कहा, बच्चों, मुझे तुम्हारी मम्मा के साथ जाना होगा। आप लोग एक काम करो, आप लोग सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ होटल चले जाओ, वहाँ सनी चाचू के साथ कुछ वक्त तक खेलो, मैं मम्मा को लेकर आता हूँ। बच्चे अच्छी तरह से जानते थे कि इस वक्त वो अपने पापा के साथ जाने की जिद नहीं कर सकते थे। रोहित ने बच्चों के साथ बात करने के बाद बच्चों के रिएक्शन या उनके जवाब के बिना रुके ही वैन का दरवाज़ा खोलकर वैन के बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड से कहा, बच्चों को होटल ले जाओ और सनी से कहना कि वे कुछ वक्त बच्चों के साथ ही रहे। रोहित की पूरी बात सुनने के बाद सिक्योरिटी गार्ड ने हाँ में अपना सर हिला दिया और रोहित को सल्यूट करते हुए वैन का दरवाज़ा बंद कर दिया। इधर अनिका तेजी से जीप में बैठने जा रहे इंस्पेक्टर की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। अनिका को अपनी ओर तेजी से आता हुआ देखकर इंस्पेक्टर ने अपनी जीप को आगे बढ़ाने से रोक लिया और जीप से बाहर उतर आया। इंस्पेक्टर के पास पहुंचकर अनिका ने कहा, मुझे अभी इसी वक्त उस बूढ़ी औरत से मिलना है। इंस्पेक्टर अनिका की बात सुनकर काफ़ी हैरान रह गया। इंस्पेक्टर ने पीछे चल के आ रहे रोहित की ओर देखा। रोहित ने इशारे से इंस्पेक्टर को अनिका की बात मानने को कहा। इंस्पेक्टर जानता था
कि अनिका और रोहित ने उस बूढ़ी औरत को किसी तरह का कोई खतरा नहीं था। इसलिए इंस्पेक्टर ने हाँ में अपना सर हिलाते हुए अनिका से कहा, ठीक है मैडम, आप चाहें तो उनसे मिल सकती हैं, मगर इस वक्त उनकी हालत बहुत नाजुक है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद ही पता चलेगा कि आप उनसे बात कर पाएंगी या नहीं। अनिका को ये कहने के बाद इंस्पेक्टर अपनी जीप में बैठकर वहां से रवाना हो गया। रोहित और अनिका के ठीक पीछे एक और कार आकर रुकी, जिसमें रोहित के सिक्योरिटी गार्ड पहले से मौजूद थे। जैसे ही कार रुकी, कार के अंदर से सिक्योरिटी गार्ड बाहर निकले और पीछे जाकर एक दूसरी कार पर बैठ गए। रोहित और अनिका आगे खड़ी कार के अंदर बैठ गए और कार के ड्राइवर ने कार को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। रोहित ने कार के ड्राइवर से कहा, पहले हम हॉस्पिटल जाएंगे और फिर वहां से होटल जाएंगे। रोहित की बात सुनते ही कार का ड्राइवर पुलिस की जीप का पीछा करने लगा। कुछ ही देर में पुलिस की जीप एक सिविल हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुई। पुलिस की जीप के पीछे पीछे रोहित और अनिका की कार भी सिविल हॉस्पिटल के गेट से होते हुए उनके मेन बिल्डिंग पर जाकर रुकी। पुलिस जैसे ही जीप से निकलकर हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुई, रोहित अनिका को लेकर धीरे धीरे सिविल हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुआ। अनिका ने देखा कि चारों ओर कई गरीब पेशेंट अपनी अपनी शिकायतें लेकर वहीं जमीन पर बैठे थे, तो कहीं किसी कोने में चादर बिछाकर लेटे थे। याददाश्त वापस लौटने के बाद अनिका ने सिर्फ और सिर्फ मार्बल और गुलेरिया खानदान की चकाचौंध देखी थी। अनिका को शायद जिंदगी का ये पहलू पता ही नहीं था। एक एक पेशेंट की आंखों में दर्द देखकर अनिका को अपने आप पर हैरानी होने लगी। याददाश्त खो चुकी अनिका दुनिया के तराजू को समझ नहीं पा रही थी। बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले लोग इतने अलग कैसे हो सकते थे, ये बात अनिका को समझ के बाहर थी। अनिका लोगों की भीड़ में उस बूढ़ी औरत को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, जिसे अभी अभी उस लकड़ी के मकान से अस्पताल लाया गया था। अस्पताल के रिसेप्शन पर खड़े इंस्पेक्टर को भी रिसेप्शन पर किसी के आने का इंतजार था। तभी एक डॉक्टर हड़बड़ी में इमरजेंसी बोर्ड की ओर जाता हुआ नजर आया। इंस्पेक्टर ने उस डॉक्टर को रोकते हुए पूछा, एक्सक्यूज मी डॉक्टर, अभी अभी पुरानी लकड़ी बाजार में जो केस हुआ था। इंस्पेक्टर की आधी बात सुनते ही डॉक्टर ने हवा में अपना हाथ लहराते हुए उस इंस्पेक्टर से कहा, देखिए इंस्पेक्टर साहब, लड़की की लाश को हमने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्राइम फेसेस एविडेंस यही कहा जा सकता है कि लड़की के साथ एक से ज़्यादा लोगों ने रेप किया है और रेप करने के बाद बहुत बुरी तरह से उस लड़की को पीटा भी गया है। दर्द के मारे लड़की की जान निकल गई। डॉक्टर की बात सुनते ही इंस्पेक्टर ने अपने सर से अपनी टोपी उतार दी और डॉक्टर से कहा, और लड़की की माँ, उनका कुछ? इतना कहने के बाद इंस्पेक्टर अपने आप ही चुप हो गया। इंस्पेक्टर की बात सुनने के बाद डॉक्टर ने धीमी आवाज़ में इंस्पेक्टर से कहा, देखिए, उन्हें इस वक्त आईसीयू वार्ड में दाखिल किया गया है। उनके मुंह में काफ़ी देर तक कपड़ा ठूसा गया था, जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हुई और कई घंटों तक वो उस तकलीफ से गुजरती रही। ऐसा भी लग रहा है कि उन्होंने अपने शरीर को काफ़ी एग्जॉशन दिया था। हो सकता है कि बलात्कारियों से अपनी बेटी को बचाने के लिए उन्होंने जी तोड़ कोशिश की हो, मगर दिखाई न देने की वजह से शायद वो अपनी बेटी की मदद नहीं कर पा रही थी, मगर उन्होंने कोशिश जारी रखी थी। इतना कहकर डॉक्टर ने आगे सांस लेते हुए कहा, मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और शरीर पर बढ़ता हुआ दबाव, इन सारी चीज़ों की वजह से वो बेहोश हो गई थी। अगर आपने उन्हें यहाँ लाने में आधे घंटे की देरी की हुई होती तो उनके शरीर से जान निकल चुकी होती। खैर इंस्पेक्टर साहब, इस वक्त मुझे और कई पेशेंट को अटेंड करना है। आप देख ही रहे हैं कि इस हॉस्पिटल की हालत कैसी है। पेशेंट इतने ज़्यादा हैं और स्टाफ बहुत कम। इंस्पेक्टर अच्छी तरह से समझ पा रहे थे कि डॉक्टर की कंडीशन कैसी थी, इसलिए उन्हें ज़्यादा परेशान न करते हुए इंस्पेक्टर ने उन्हें जाने दिया। पास खड़े रोहित और अनिका ने इंस्पेक्टर की सारी बातें सुन ली थी। रोहित और अनिका को अपने पास खड़ा देखकर इंस्पेक्टर ने मायूस और धीमी आवाज़ में रोहित और अनिका से कहा, सुना ना आपने, कितनी दर्दनाक मौत मरी है वो लड़की बेचारी, और ये बूढ़ी औरत, मुझे तो सोच सोच के भी रूह कांप जाती है। इस औरत के सामने उनकी बेटी का बलात्कार किया गया, मगर ये औरत अपनी बेटी की कोई मदद नहीं कर पाई। क्या बीती होगी इस बूढ़ी औरत पर? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि कोई इंसान इतनी हद तक कैसे गिर सकता है। इंस्पेक्टर ने भी अपनी बात पूरी नहीं की थी कि इंस्पेक्टर के कानों पर अनिका की सख्त आवाज़ पड़ी। अनिका ने इंस्पेक्टर से पूछा, किसने किया ये सब? अनिका की आवाज़ सुनकर इंस्पेक्टर हैरान होकर अनिका की ओर देखने लगे।
अनिका ने दोबारा सख्त आवाज में इंस्पेक्टर से पूछा, किसने किया है ये सब? हैरान होकर इंस्पेक्टर रोहित की ओर देखने लगे। रोहित को भी समझ नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी अनिका क्यों एक्सपेक्ट कर रही थी कि पुलिस को यह पता चल गया है कि गुनहगार कौन थे। इंस्पेक्टर ने हड़बड़ाती हुई आवाज में अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, देखिए मैडम, ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ लोग आते हैं और बेकाबू हो जाते हैं। कई केसेस में टूरिस्ट यहाँ आकर ड्रग्स का सेवन करते हैं और फिर ऐसी किसी अप्रिय वारदात को अंजाम देकर यहाँ से गायब हो जाते हैं। हमने कई बार ऐसे गुनाहों पर रोक लगाने की कोशिश की, मगर ज़्यादा सख्ती बरतने से यहाँ के टूरिस्ट कम हो जाते हैं। इस वजह से हमें ऊपर से ऑर्डर मिलते हैं कि हमें ज़्यादा सख्ती नहीं बरतनी चाहिए, और अगर ज़रा भी ढिलाई दी जाए तो इस तरह की अप्रिय वारदात को कोई ना कोई हैवान आकर अंजाम देकर चला जाता है। अनिका इंस्पेक्टर की बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। वो बिना पलके झपकाए इंस्पेक्टर की ओर देखे जा रही थी। तभी अनिका की तरफ देखते हुए इंस्पेक्टर ने कहा, और फिर ये लड़की जहाँ रहती है उस लोकेलिटी में कहीं सीसीटीवी कैमरास भी नहीं हैं। कुछ लोगों के पास आमदनी नहीं है और टूरिस्ट के बिना यह शहर चलना नामुमकिन है। आमदनी कम होने की वजह से यहाँ पढ़ाई लिखाई भी बहुत कम लोग करते हैं। ज़्यादातर लोग लकड़ियों के बिजनेस में हैं। कुछ नौजवान लोग ड्रग्स बेचने की लाइन को भी पकड़ चुके हैं। टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने की वजह से ड्रग्स की मांग यहाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि ड्रग्स के सप्लायर ने यहाँ पर एक प्रोफेशनल रैकेट खोल रखा है। हम लाख कोशिश करने के बावजूद भी उन्हें पकड़ नहीं पा रहे हैं। रोहित भी इन सारी बातों के बारे में अच्छी तरह से जानता था। इंस्पेक्टर रोहित और अनिका को मनाली की सिचुएशन के बारे में समझा रहा था। तभी एक नर्स तेजी से चलकर इंस्पेक्टर के पास आई और कहने लगी, सर, वो बूढ़ी औरत जिसे आप लोग अभी लेकर आए थे, उन्हें होश आ गया है। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल में शनि शर्मिला के साथ खड़ा बच्चों के आने का इंतजार कर रहा था। सनी के आदमियों ने कॉल पर सनी को बता दिया था कि रोहित और अनिका इंस्पेक्टर के साथ सिविल हॉस्पिटल गए थे और बच्चों को सिक्योरिटी गार्ड के साथ वापस पैराडाइज इंटरनेशनल होटल भिजवा दिया गया था। सनी बेसब्री से होटल लॉबी में बच्चों के आने का इंतजार कर रहा था। तभी शर्मिला ने सनी से कहा, सर, आप बच्चों से बहुत प्यार करते हैं ना? सनी ने शर्मिला की बात पर अपने हाथ मलते हुए कहा, ऑफ कोर्स, आर्यन जब से छोटा था तब से मैं ही रोहित भैया के साथ मिलकर उसकी देखभाल कर रहा हूँ। यूँ समझ लो कि रोहित अगर आर्यन के पापा हैं और तो मैं उनकी माँ। जैसे ही सनी ने ये बात कही, शर्मिला सनी को चौंक कर देखने लगी। सनी को जब इस बात का रियलाइज़ हुआ कि उसने अपने मुंह से बड़ी ही अजीब सी बात कही थी, तब अपने बात को सुधारते हुए सनी ने कहा, नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि रोहित तो आर्यन का बाप था ही, मगर मैं भी आर्यन का पापा था। मेरा मतलब है पापा नहीं, चाचा था। सनी के चेहरे की हड़बड़ाहट समझते हुए शर्मिला के चेहरे पर मुस्कान आ गई। शर्मिला को इस तरह मुस्कुराते हुए देखकर सनी की सांसें जैसे जमने लगी थी। अचानक टॉपिक बदलते हुए सनी ने शर्मिला से कहा, सच कहूँ तो तुम जब मुस्कुराती हो तब बहुत प्यारी लगती हो। जैसे ही सनी ने शर्मिला से ये बात कही, शर्मिला ने अपना गला साफ करते हुए कहा, थैंक यू सर। दरअसल मैंने आज आपकी पूरी फैमिली के लिए एक आउटिंग की प्लानिंग की थी, मगर मुझे लगता है कि अब बिना रोहित सर और अनिका मैम के हमें हमारी पूरी प्लानिंग कैंसिल करनी पड़ेगी। शर्मिला की सूझबूझ और समझदारी देखकर सनी की आंखों में चमक आ गई। सनी के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे शर्मिला को देखते ही सनी के शरीर में ब्लड सर्कुलेशन कुछ ज़्यादा ही तेज हो जाता था। सनी के लाल गुलाबी होने लगते थे गाल, आंखें अपने आप झपकने लगती। तभी अचानक सनी को अपने भतीजे भतीजी की याद आई और सनी के चेहरे पर फिर से परेशानी आ गई। तभी होटल की मेन लॉबी से मेन गेट पर नज़र डालती हुई शर्मिला ने सनी से कहा, सर, मुझे लगता है कि बच्चों की कार वापस आ गई है। ये बात सुनते ही सनी दौड़कर होटल की लॉबी से बाहर निकला और बिल्डिंग के मेन गेट पर बच्चों का इंतजार करने लगा। बच्चों की वैन जैसे ही मेन गेट पर आकर रुकी, सनी ने जल्द से वैन का दरवाज़ा खोला। तीनों बच्चों को सुरक्षित देखकर सनी ने चैन की सांस ली। वह तो सनी अच्छी तरह से जानता था कि बच्चे सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ बिल्कुल सेफ थे, मगर उन्हें अपनी आंखों के सामने देखकर सनी को राहत महसूस हुई। तीनों बच्चों का हाथ पकड़कर सनी और शर्मिला बच्चों को होटल लॉबी के अंदर ले गए। बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहे थे, खासकर रिया के चेहरे पर काफ़ी मासूमी
मायूसी नजर आ रही थी। तीनों बच्चों को अपनी प्रेसिडेंटल स्वीट में ले जाने के बाद सनी ने अलेक्जेंडर से पूछा, क्या हुआ, तुम लोग इतने उदास क्यों हो? रिया का चेहरा पूरी तरह से उतर चुका था और उसकी आंखों में काफी नमी भी नजर आ रही थी। रिया को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो अंदर से काफी उदास और परेशान थी। आर्यन और अलेक्जेंडर की भी यही हालत थी, पर वो अपने चेहरे पर अपनी परेशानी को जाहिर नहीं होना देने चाहते थे। सनी की बात सुनने के बाद अलेक्जेंडर ने धीमी और दबी हुई आवाज में सनी से कहा, वहाँ शायद किसी की डेथ हो गई है। मम्मा और डैड उनसे मिलने हॉस्पिटल गए हैं। अलेक्जेंडर के मुंह से ये बात सुनकर सनी और शर्मिला दोनों हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। जब सनी ने सिक्योरिटी गार्ड के साथ फोन पर बात की थी, तब सिक्योरिटी गार्ड ने सनी से कहा था कि जिस जगह वो लोग थे वहाँ एक हादसा हुआ था, मगर डिटेल में सनी को उस हादसे के बारे में कुछ नहीं पता था। मगर जब अलेक्जेंडर ने कहा कि वहाँ किसी की डेथ हो गई थी, तो सनी के चेहरे पर भी परेशानी साफ नजर आ रही थी। मगर इस वक्त सनी के चेहरे पर परेशानी के साथ साथ काफ़ी हैरानी भी नजर आ रही थी। मन ही मन सनी ये भी सोच रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि कुछ पक्षी इतनी दूर उड़ान भरकर आए और अपने मालिक की हालत के बारे में किसी को मैसेज दे। पुराने दिनों में ऐसा होता था कि लोग एक जगह से दूसरी जगह संदेश भेजने के लिए कबूतरों को इस्तेमाल करते थे, मगर बिना किसी संदेशे के, बिना किसी चिट्ठी के कोई पशु या पक्षी किस तरह से मैसेज भेज सकता था, ये बात सनी की समझ से बाहर थी। अलेक्जेंडर की बात सुनने के बाद शर्मिला भी काफ़ी घबराई हुई लग रही थी। शर्मिला ने तीनों बच्चों के पास घुटनों के बल बैठते हुए कहा, आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, मैं अभी आप लोगों के लिए फ्रेश जूस लेकर आती हूँ। आपके मम्मी डैडी बहुत जल्द घर वापस लौट आएंगे। रिया, अलेक्जेंडर और आर्यन ये तो नहीं जानते थे कि उस छोटे से लकड़ी के मकान के अंदर क्या गुनाह हुआ था, मगर बाहर का माहौल देखकर उन्हें इतना तो जरूर लग रहा था कि उस घर के अंदर बीती रात कोई दर्दनाक हादसा हुआ था। रिया अपनी जगह से उठकर बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। बालकनी की रेलिंग पर अपना प्यारा सा चेहरा रखकर रिया मन ही मन कुछ सोच रही थी। सोचते सोचते रिया की आंखों से आंसू बहने लगे थे। शर्मिला और सनी बालकनी में रिया के पीछे खड़े रिया के उदास चेहरे की ओर देख रहे थे। तभी शर्मिला ने अपने कदम आगे बढ़ाए और रिया के सर पर बड़े ही प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, व्हाट आर यू थिंकिंग बेटा? शर्मिला की बात सुनते ही रिया ने मायूस और उदास आवाज में जवाब देते हुए कहा, मैं बस यही सोच रही थी कि आप अगर ये वर्ड्स पहले ही यहाँ आ गए होते और हमने उनकी बातें समझ ली होती तो शायद हम किसी की डेथ से बचा सकते थे। रिया की बात सुनने के बाद शर्मिला भी चौंक पड़ी। शर्मिला अच्छी तरह से जानती थी कि रिया के छोटे से मन पर कितना गहरा असर हुआ था। शर्मिला इसके बारे में तो कुछ डिटेल में नहीं जानती थी, मगर वो इतना अच्छी तरह से जानती थी कि बच्चों के मन पर इस तरह की बातों का कितना गहरा असर पड़ सकता था। और फिर रिया, अलेक्जेंडर और आर्यन कोई आम बच्चे नहीं थे। जिंदगी और हालात के कुछ पहलुओं को उन तीनों ने देखा ही नहीं था। बचपन से ऐशो आराम और बड़े बुजुर्गों के लाड प्यार में पले बड़े ये बच्चे समाज की कुछ कड़वी बातों से बिल्कुल अनजान थे। अलेक्जेंडर और आर्यन भी काफ़ी ज़्यादा निराश लग रहे थे। वहाँ उस लकड़ी बाजार में उन्होंने जो कुछ भी देखा था वह काफ़ी डरावना था, और चाहे अलेक्जेंडर और आर्यन कितने भी प्रैक्टिकल क्यों ना हो, जब उन्होंने उस तरह का माहौल देखा तब उन्हें भी इस बात का एहसास हो गया कि वहाँ ज़रूर कुछ ऐसा हुआ था जिसे इंसानी तौर पर सही नहीं माना जा सकता था। वैन में बैठे तीनों बच्चों ने वैन के अंदर से ये देखा था कि किस तरह स्ट्रेचर पर पुलिस के कुछ लोग एक लड़की की लाश ले जा रहे थे। तीनों बच्चों ने उस लड़की का चेहरा अच्छी तरह देखा था। 18-19 साल की एक बेहद खूबसूरत सी लड़की जिसका जिस्म एक स्ट्रेचर पर बेजान पड़ा था। ये दृश्य देखकर तीनों बच्चों के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। सभी बच्चों को निराश और हताश देखने के बाद शर्मिला ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ को हवा में लहराते हुए कहा, मैंने आज तुम सबके लिए ज़बरदस्त प्लानिंग कर रखी है, सारे के सारे बच्चे खुश हो जाएंगे। शर्मिला की बात सुनकर तीनों बच्चे हैरानी से शर्मिला को देखने लगे। सनी भी सुनना चाहता था कि आखिर शर्मिला बच्चों का मूड अपलिफ्ट करने के लिए क्या करना चाहती थी। शर्मिला ने अपनी जगह पर खड़े रहकर अपने दोनों हाथ हवा में लहराकर गोल चक्कर पूरा किया और बच्चों से कहा, मैं तुम तीनों बच्चों की पसंद नापसंद अच्छी तरह से जानती हूँ। रिया, मुझे पता है कि आपको गेम खेलना कितना पसंद है। मुझे ये भी पता है
कि अलेक्जेंडर को बड़े होकर एक साइंटिस्ट बनना है, और मैं यह भी जानती हूँ कि आर्यन को बड़े होकर एक मैथमेटिशियन बनना है। मगर कई बार मैं ये सोचती हूँ कि अगर आपके पापा कभी रिटायर करना चाहते हों तो बिजनेस की जिम्मेदारियाँ किसके कंधों पर सौंपेंगे। शर्मिला की यह बात सुनकर तीनों बच्चे हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। उन तीनों की शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे तीनों एक दूसरे से कह रहे थे कि भाई ये तो तुम्हारा काम है। अलेक्जेंडर को बचपन से ही अपनी मम्मा अनिका की तरह मेडिकल साइंस में अपना नाम करना था। वहीं रिया को अपनी बुआ भूमिका बेहद पसंद थी। हालांकि भूमिका एक स्पेशल डिपार्टमेंट की एजेंट थी, मगर भूमिका के स्टाइल, उसके कपड़े पहनने का तरीका, भूमिका की फैशन को बेहद रिया को अच्छी लगती थी। रिया एक गेमर तो थी, मगर कहीं ना कहीं रिया बड़ी होकर एक फैशन मॉडल बनना चाहती थी। हालांकि अब तक रिया खुद ये बात नहीं जानती थी, मगर रिया की हरकतें, रिया की नापसंद पसंद देखते हुए कोई भी ये बात कह सकता था कि रिया जरूर बड़ी होकर एक फैशन मॉडल बनेगी। कहीं ना कहीं रिया के दोनों भाइयों को भी यह बात पता थी, और इसलिए हमेशा ही दोनों भाई मिलकर रिया को पढ़ाई करने के लिए ज़्यादा फोर्स किया करते थे, जो रिया को बिल्कुल पसंद नहीं था। जब भी अलेक्जेंडर और आर्यन रिया को पढ़ाई करने की नसीहत देते, तब रिया उन्हें एक ही जवाब देती, जब मैं स्कूल खरीद सकती हूँ तो मुझे पढ़ाई करने की क्या ज़रूरत है। कहीं ना कहीं दोनों भाइयों को अपनी बहन के विचार बिल्कुल पसंद नहीं थे, मगर वो जानते थे कि पापा के लाड प्यार में पड़ी बड़ी रिया को समझाना और उसे कुछ समझना इतना आसान नहीं था। शर्मिला ने तीनों बच्चों को अपने पास बुलाते हुए कहा, चलो आज हम सब मिलकर एक ऐसा गेम खेलेंगे जिसे खेलते वक्त हम सबको अपनी अपनी पसंद में से खेलने में मज़ा आएगा। शर्मिला की ये बात सुनने के बाद सारे बच्चे हैरान होकर देखने लगे। वो जानना चाहते थे कि ऐसा कौन सा खेल था जो तीनों बच्चों को इक्वली पसंद आएगा। तभी शर्मिला ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए तीनों बच्चों की ओर देखकर कहा, मैंने नीचे स्विमिंग पूल के पास एक बड़ा सा बोर्ड बनवाया है जिस पर 1 से लेकर 100 तक के नंबर लिखे हैं। हमें डाइस घुमाना है और डाइस पर जितने नंबर आए उस हिसाब से हमें उस बड़े से बोर्ड पर अपने आप को आगे चलाना है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि हर नंबर के बाद आपको एक बड़ा सा सांप नजर आएगा। अगर आप उस नंबर पर आए और सांप ने आपको काटा तो आपको उसी स्लाइड से होते हुए सीधे पानी में डुबकी लगाना होगा। इसका मतलब साफ है, यह गेम खेलने में रिया को बड़ा मज़ा आएगा। यह गेम मैथमेटिकल से कैलकुलेशन करने वाली गेम है, इसलिए आर्यन बाबा को बड़ा मज़ा आएगा। और सांप के जहर से बचने के लिए क्या करना चाहिए, ये हमारे साइंटिस्ट साहब को खोज निकालना होगा। शर्मिला का गेम एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत ही प्यारा था, इसलिए यह खेल बहुत पुराना सा जिसे लोग सांप सीढ़ी के नाम से जानते थे। मगर शर्मिला ने मॉडर्न जनरेशन के सामने इस गेम को इस तरह से प्रेजेंट किया था जो सुनकर सनी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सनी ने अपने दोनों हाथों से ताली बजाते हुए शर्मिला की ओर देखकर कहा, अरे वाह शर्मिला, तुमने इतनी सारी तैयारियां कर दी और मुझे पता भी नहीं चला। शर्मिला ने अपनी नज़रें झुकाते हुए सनी से कहा, सर आपका परिवार इतने दिनों बाद यहाँ आ रहा था, तैयारियां भी पूरी होनी चाहिए थी। अगर सर और मैडम भी यहाँ होते तो बड़ा मज़ा आता, मगर मुझे लगता है कि बच्चों के साथ अब हमें इस खेल में हिस्सा लेना होगा, बड़ा मज़ा आएगा। बच्चे भी इस गेम की प्लानिंग सुनकर काफ़ी एक्साइटेड हो गए थे। तभी शर्मिला ने बच्चों की ओर इशारा करते हुए कहा, तो चलें गेम शुरू करें। तीनों बच्चे अभी भी अपने नाइट गाउन में थे। शर्मिला ने तीनों बच्चों से कहा, चलिए आप लोग अपने कपड़े चेंज कर लीजिए और याद रखिए कि आपको अगर सांप ने काट लिया तो पानी में डुबकी लगानी है, इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप सब अपने स्विंग सूट पहन लीजिए। तीनों बच्चों को कमरे में छोड़ने के बाद सनी और शर्मिला दोनों कमरे से बाहर निकल गए। सनी पूरा वक्त बस शर्मिला को देखकर मुस्कुरा रहा था। सनी जिस तरह से शर्मिला को देख रहा था, शर्मिला की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या रिएक्ट करे। बस अपना सर झुकाए शर्मिला वहीं खड़ी रही। कुछ देर बाद शर्मिला ने अपना गला खराशते हुए सनी की ओर नज़र उठाकर देखा और कहा, सर मुझे लगता है रोहित सर और अनिका मैडम यहाँ नहीं है, तो हमें बच्चों के साथ गेम में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये बात सुनते ही सनी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। सनी ने अपने कंधे झुकाते हुए शर्मिला से कहा, ठीक है, मैं अभी स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर आता हूँ, क्या तुम भी? सनी ने आगे बोलने से अपने आप को रोक लिया और अपनी जुबान अपने दांतों के बीच चबाते हुए
खुद के ही सर पर चपत लगा दी। शर्मिला की नज़रें झुक गई और शर्मिला ने सनी से कहा, सर मैं इस वक्त ड्यूटी पर हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि बच्चों के साथ मुझे भी गेम खेलनी पड़ेगी, इसलिए मैं तो सिर्फ अपने यूनिफॉर्म लेकर आई हूँ। शर्मिला के इस बात पर सनी हैरान होकर शर्मिला को देखने लगा। कुछ देर बाद अपने मन ही मन कुछ सोचकर सनी ने शर्मिला से कहा, अच्छा मतलब मैं समझ गया, अगर गेम खेलते वक्त हम में से किसी को सांप काट ले तो हमें पानी में डुबकी लगानी होगी, और अगर तुम्हें सांप काटता है तो तुम में भी पानी में डुबकी नहीं लगाओगी। सनी की बात सुनकर शर्मिला के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शर्मिला ने अपनी नज़रें उठाकर सनी की ओर देखा और कहा, सर आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। शर्मिला के मुंह से अपने लिए तारीफ सुनकर सनी के चेहरे की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा बढ़ गई। सनी अपने बाल बनाते हुए शर्मिला से कहने लगा, मुझे तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा लगा, मगर मैं इस बात से हैरान हूँ कि तुम्हें मेरे परिवार की पसंद नापसंद के बारे में इतनी जानकारी कैसे है। सनी की ये बात सुनते ही शर्मिला के चेहरे से हंसी गायब हो गई। शर्मिला को ऐसा लगने लगा था जैसे कुछ सेकंड के लिए उसकी धड़कनें रुक गई थी। अचानक अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस को संभालते हुए शर्मिला ने कहा, वो सर बात दरअसल ये है कि जब आपका परिवार यहाँ आने वाला था और आपको इस बारे में जानकारी हुई तो आपने अपने परिवार के बारे में इतनी बातें की कि मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं कई सालों से आपके परिवार के साथ रहती हूँ। शर्मिला ने जब ये बात कही तब फिर से सनी को ये महसूस होने लगा जैसे उसके दिल में गिटार के तार छिड़ गए हों। तीनों बच्चे कुछ ही देर में अपने बेडरूम से अपनी अपनी स्विंग कॉस्ट्यूम पहनकर बाहर आए। वहीं सनी भी, जो प्रेसिडेंटल स्वीट के नीचे वाले फ्लोर पर ही रहता था, वो अपनी स्विंग कॉस्ट्यूम पहनकर आ गया। शर्मिला ने सभी को देखकर कहा, वाओ आप सब तो काफ़ी ज़्यादा डेंसिंग और हॉट लग रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये सांप सीढ़ी का खेल कौन जीतता है। सीढ़ी कैसे किसे मिलती है और सांप किसे काटता है। बच्चों से ज़्यादा गेम खेलने के लिए सनी ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा था। सनी और बच्चों को भी इस तरह से देखकर सारे सिक्योरिटी गार्ड भी काफ़ी खुश नज़र आने लगे। सिक्योरिटी गार्ड को रोहित ने सख्त हिदायत दी थी कि उनके साई की तरह बच्चों का पीछा करना है, इसलिए शर्मिला और सनी के साथ साथ सिक्योरिटी गार्ड भी बच्चों के पीछे पीछे पूल एरिया की ओर चले पड़े। सारे सिक्योरिटी गार्ड्स ने पूरे पूल एरिया पर एक तरह की घेराबंदी कर रखी थी। शर्मिला ने पहले ही पूल एरिया का एक सेक्शन बाकी गेस्ट के लिए बंद करवा दिया था। शर्मिला की इस तरह की सूझबूझ देखकर सनी को शर्मिला की हर बात काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव लगने लगी थी। शर्मिला जब बच्चों को सारे इंस्ट्रक्शंस दे रही थी तब सनी मुस्कुराते हुए बस शर्मिला को देखे जा रहा था। शर्मिला ने जब देखा कि सनी उसे घूर घूर कर देख रहा था तो शर्मिला ने अचानक ही सनी की ओर मुड़कर पूछा, सर आप इस तरह क्या देख रहे हैं। सनी ने बिना सोचे समझे शर्मिला के इस बात का जवाब देते हुए कहा, मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि बेटा हमेशा लड़की वही चुनना जो तुमसे ज़्यादा तुम्हारे परिवार से प्यार करे। सनी की यह बात सुनकर शर्मिला की आंखें फटी की फटी रह गई। शर्मिला के साथ साथ तीनों बच्चों ने भी सनी की ये बात सुन ली थी। रिया ने अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी को दबा लिया। वहीं अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों अपनी नज़रें ऊंची करके एक दूसरे को देखने लगे। आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों जानते थे कि उनका चाचा शर्मिला के ऊपर पूरी तरह से लट्टू हो चुका था। हालांकि इतने दिनों में होटल का बाकी स्टाफ भी ये बात अच्छी तरह से जान चुका था, मगर सनी इन सारी बातों से बिल्कुल अनजान था। सनी को पता ही नहीं था कि उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस और उसके हाव भाव को देखकर अब तक पूरे मनाली में यह बात फैल चुकी थी कि सनी को उसकी नई एम्प्लॉय से प्यार हो गया था। मगर हैरान करने वाली बात यह थी कि सनी को खुद नहीं पता था कि उसने अपनी फीलिंग्स इतनी ऑब्वियस कर ली थी। शर्मिला के सामने इतनी बड़ी बात बोलने के बावजूद सनी को इस बात का एहसास नहीं हो रहा था कि उसने बिना सोचे समझे जाने अनजाने में इस तरह से शर्मिला को प्रपोज कर दिया था। तभी शर्मिला ने अपने हाथों से सीटी पकड़ी और जोर से सीटी बजाते हुए बच्चों से कहा, तो चलें गेम शुरू करें। शर्मिला का इशारा मिलते ही तीनों बच्चे सनी के साथ छोटे से स्विमिंग पूल के पास बनाए हुए एक बड़े से सांप सीढ़ी के बोर्ड पर एक नंबर पर जाकर खड़े हो गए। एक बड़ा सा बोर्ड स्पेशली डिज़ाइन करवाया गया था जहाँ पर 1 से लेकर 100 तक की गिनती लिखी थी। कुछ नंबर पर सीढ़ियाँ लगी थी जिस पर पहुँचने पर इंसान को वो सीढ़ियाँ चढ़कर उस नंबर पर पहुँचना था जहाँ वो सीढ़ियाँ ख़त्म होती थी, और सांप के काटने पर उसी की बनी एक स्लाइड से सीधे उसमें नीचे
बने हुए स्विमिंग पूल में डुबकी लगानी होती थी। बच्चे और सनी इस इंतज़ाम को देखकर काफ़ी एक्साइटेड थे और पासे फेंकने के लिए बिल्कुल तैयार थे। वहाँ सिविल हॉस्पिटल में रोहित और अनिका इंस्पेक्टर के पीछे चलते हुए उस वार्ड में पहुंचे जहाँ उस बूढ़ी औरत को एडमिट किया गया था। एक बड़ा सा वार्ड जिसमें कई पेशेंट की एक साथ ट्रीटमेंट चल रही थी। उस वार्ड के बाहर आईसीयू का बोर्ड लगा हुआ था। रोहित हैरान होकर उस जगह को देखकर, एक आईसीयू बोर्ड होने के बावजूद वो किसी छोटे मोटे हॉस्पिटल के जनरल वार्ड से भी ज़्यादा बदतर था। मैटरनिटी मशीन्स के नाम पर वहाँ कोई मॉडर्न इक्विपमेंट्स मौजूद नहीं थे। ऑक्सीजन की इक्का दुक्का सिलेंडर थे जिससे बारी बारी से पेशेंट पर इस्तेमाल किया जाता था। इस तरह के इंतज़ाम देखकर रोहित को काफ़ी आश्चर्य हो रहा था। नर्स इंस्पेक्टर रोहित और अनिका को लेकर उस बूढ़ी औरत के पास ले गई जिसे अभी अभी लकड़ी बाजार से लाया गया था। बूढ़ी औरत अभी भी कुछ बड़बड़ा रही थी। अनिका ने गौर से ये सुनने की कोशिश की कि बूढ़ी औरत क्या कहना चाहती थी। आधी होश में और आधी बेहोश बूढ़ी औरत के मुंह से बार बार सिर्फ एक ही नाम निकल रहा था, कुसुम, मेरी बेटी कुसुम, छोड़ दो उसे। बूढ़ी औरत के बड़बड़ाने से इतना तो साफ हो गया था कि जिस लड़की की मौत हुई थी वो बूढ़ी औरत की बेटी थी जिसका नाम था कुसुम। नर्स ने इंस्पेक्टर की ओर देखते हुए कहा, देखिए सर, यह एक सिविल हॉस्पिटल है। यहाँ बड़े अस्पतालों जैसी फैसिलिटीज़ नहीं है। डॉक्टर भी काफ़ी कम हैं, पेशेंट बहुत ज़्यादा, मगर इनकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है। अगर सच कहूँ तो अगर आपको इनकी जान बचानी है तो इन्हें किसी बड़े अस्पताल में ले जाना बहुत ज़रूरी है। उस नर्स की बात सुनकर इंस्पेक्टर काफ़ी कन्फ्यूज़न में पड़ गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी सिचुएशन में वो क्या करे। हादसे के शिकार हुए गरीब मरीजों को अक्सर इसी तरह की गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दाखिल करवाया जाता था। अगर किसी प्राइवेट और बड़े हॉस्पिटल में उन्हें दाखिल करवाया तो ये बात खड़ी हो जाती कि वहाँ का खर्चा कौन उठाएगा। उस बूढ़ी औरत की कंडीशन तो इंस्पेक्टर पहले से ही जान चुके थे। एक पुरानी सी लकड़ी के घर में रहने वाली बूढ़ी औरत वो अपना गुजारा लकड़ियाँ काट कर करती थी। यह बात भी इंस्पेक्टर अच्छी तरह से जानते थे और एक प्राइवेट और बड़ी हॉस्पिटल में बूढ़ी औरत का इलाज करवाने का मतलब था कि उस अस्पताल का सारा खर्च इंस्पेक्टर को खुद उठाना होगा। इंस्पेक्टर के चेहरे की परेशानी पड़ते हुए रोहित ने उस नर्स से कहा, ठीक है, मैं इन्हें यहाँ से शिफ्ट कराने की सारी तैयारियाँ करवाता हूँ। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि उस बोर्ड में और भी कई पेशेंट थे जिन्हें बेहतर इलाज की ज़रूरत थी और रोहित के पास पैसों की कमी नहीं थी। मगर रोहित जानता था कि इतने सारे पेशेंट का इलाज करवाने के लिए बड़ी से बड़ी हॉस्पिटल में बेड कम पड़ जाएंगे। और रोहित यह भी जानता था कि एकलौता अस्पताल ऐसा नहीं था। पूरे देश में कई ऐसे अस्पताल थे जिनकी हालत ऐसे थे। रोहित चाहकर भी उन सभी मरीजों की मदद नहीं कर सकता था जो देश के अलग अलग हिस्से में ऐसे अस्पतालों में अपना इलाज करवाने के लिए मजबूर थे। बूढ़ी औरत बिस्तर पर लेटी सिर्फ एक ही चीज बड़बड़ा रही थी, वो अपनी बेटी कुसुम को बचाना चाहती थी। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि बूढ़ी औरत शायद अभी भी उसी पल में जी रही थी जहां वो अपनी बेटी को दरिंदों से बचाना चाहती थी, मगर वो अपनी बेटी को बचा नहीं पा रही थी। अनिका को ये सोच कर दुख हो रहा था कि जब वो बूढ़ी औरत होश में आएगी और उसे पता चलेगा कि उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही, तब उस पर क्या बीतेगी। मगर अनिका भी चाहती थी कि सबसे पहले इस वक्त उस बूढ़ी औरत की जान बचाई जाए। रोहित एक बात अच्छी तरह से जानता था कि जो मरीज पुलिस की देखरेख में अस्पताल में भर्ती करवाए जाते थे उन्हें अपनी मर्जी से हॉस्पिटल से शिफ्ट नहीं किया जा सकता था। नर्स की बात सुनने के बाद रोहित ने इंस्पेक्टर की ओर देखा। इंस्पेक्टर गहरी सोच में डूब गया। इंस्पेक्टर अच्छी तरह से जानते थे कि इस वक्त बूढ़ी औरत को बचाने का और कोई उपाय नहीं था, पर इंस्पेक्टर ये भी अच्छी तरह से जानते थे कि रोहित मारवा कौन था। अगर रोहित ने ये कहा है कि वो बूढ़ी औरत को बड़ी अस्पताल ले जाने के लिए तैयार है तो इंस्पेक्टर को खर्च की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। रोहित मारवा इतना बड़ा आदमी था कि वो चाहे तो उसी वक्त उसके भी बड़ी हॉस्पिटल की जगह को खरीद कर वहाँ एक आलीशान हॉस्पिटल बना दे जो मॉडर्न इक्विपमेंट से लैस हो। कुछ देर बाद ही मन में सोचने के बाद इंस्पेक्टर ने रोहित मारवा की ओर देखकर हाँ में इशारा कर दिया। इंस्पेक्टर की हाँ मिलते ही रोहित मारवा ने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और अपने आदमी को कॉल लगाकर कहा, अभी इस वक्त सिविल हॉस्पिटल में एक एम्बुलेंस भेजो, हमें एक औरत को मनाली के सबसे बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है।
वैसे तो मनाली में ज़्यादा बड़े हॉस्पिटल्स नहीं थे, मगर सिविल हॉस्पिटल से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल था, जहां थोड़ी बहुत मॉडर्न इक्विपमेंट्स और बेहतर फैसिलिटीज़ मिल सकती थी। नर्स के कहने पर तुरंत उस औरत के डिस्चार्ज के पेपर्स बनवाए गए। इंस्पेक्टर ने भी काफ़ी कोऑपरेशन दिखाते हुए डिस्चार्ज के पेपर बनाने में स्टाफ की मदद की। रोहित और अनिका एम्बुलेंस के पास खड़े होकर उस औरत के स्ट्रेचर का एम्बुलेंस तक पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। गार्ड्स तेजी से उस बूढ़ी औरत को लोगों की भीड़ से के बीच से रास्ता बनाते हुए एम्बुलेंस की ओर ले जा रहे थे। मगर जैसे ही स्ट्रेचर एम्बुलेंस के पास पहुंचा, रिसेप्शन की ओर से एक आवाज़ आई, रुक जाओ, तुम इस औरत को यहाँ से नहीं ले जा सकते।